हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। एज यू नो, हमने 10th का साइंस 2 चैप्टर है उसका हम लोग ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। क्यों पार्ट 1 है भैया? क्योंकि इसका जो अगला चैप्टर है ना, जब पेज पलटोगे आप तो अगला चैप्टर पार्ट 2 भी आपको दिया हुआ है, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 5। इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर इस लेसन के हमारे अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखा, अगर आप फर्स्टली इस लेक्चर के ऊपर जंप कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो यार। ठीक है, पाप लगेगा तुम लोग को। जाओ पहले वाले लेक्चर्स देख लो। ठीक है, चलेगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही कर दिया था, सेल साइकिल को या फिर सेल डिवीजन को। तो आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मियोसिस। ठीक है, हम लोग ने माइटोसिस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है लेक्चर नंबर 4 में। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि अगर आपको माइटोसिस नहीं समझेगा ना तो आपको मियोसिस समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप माइटोसिस पूरी अच्छे से समझ लो तो आपको मियोसिस भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। सेल डिवीजन स्टार्ट किया होता तो सेल डिवीजन मैंने आपको बताया था कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो। बहुत सारे सेल्स इन द सेंस मतलब क्या, कि एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो। सही बात है। तो अब एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होगा, इसका मतलब उस सेल को डिवाइड भी तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो सेल डिवाइड ही नहीं होगा, अगर सेल डिवीजन ही नहीं होगी, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो सकता। साथ ही साथ अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कभी चोट लग गई, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को कभी चोट लगी, फॉर एग्जांपल हमको ही चोट लग जाती कभी कभी, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद वहां की जो स्किन है, ठीक है, वहां की जो स्किन है वो वापस क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। मतलब वहां पे वापस क्या हो जाते हैं, सेल डिवाइड हो जाते हैं और फिर से उस स्किन को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर देते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब सेल डिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस जो प्रेजेंट होता है, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 120 डेज की होती है। कितनी? 120 डेज की। मतलब हर 120 दिन के अंदर नए आरबीसी फॉर्म होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। समझ में आ रही बात? तो हमेशा आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है। हमेशा आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है और सेल डिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इतनी बातें क्लियर है। हम लोग ने सेल डिवीजन में 2 चीजें पढ़नी थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेल डिवीजन में कौन कौन सी 2 चीजें पढ़नी है। एक था माइटोसिस और एक था मियोसिस। सही बात है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते थे। सही बात है, इक्वेशनल डिवीजन कहते थे। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कह रहे थे? क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम के नंबर नहीं चेंज हो रहे। जितने क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे उतने ही, ठीक है, सेम टू सेम क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम के नंबर उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर या फिर उसके डॉटर के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। जैसे यहां पे एक सेल है जो पेरेंट है, ठीक है, अब इस पेरेंट के अंदर फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनसे 2 आगे चल के डॉटर सेल बनेंगे, जब सेल डिवाइड होगा 2 पार्ट में, तो इनके अंदर भी 46 और 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। ये किसका केस था? माइटोसिस के अंदर। किसके अंदर माइटोसिस होती है? एग्जांपल हमेशा याद रखना है आप लोग को, हमेशा सोमैटिक सेल और स्टेम सेल, ये 2 सेल होती है। कौन कौन से? एक है सोमैटिक सेल और एक है स्टेम सेल। ये 2 सेल्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? माइटोसिस। इतनी बातें क्लियर है। फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस का जनरल सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि ये जनरली होता है जर्म सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर होता है? जर्म सेल के अंदर। जर्म मतलब कीड़े वेड़े नहीं। ठीक है, जर्म मतलब क्या, कि ऐसे सेल्स जो आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे सेल्स जो आगे चल के क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे। अब गैमेट बनाने के लिए देखो, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्या, कि उनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर कम होते हैं। तो अगर आपको क्रोमोसोम के नंबर कम करना है तो आप कौन सी प्रोसेस चलेगी? मियोसिस की प्रोसेस चलेगी। अगर क्रोमोसोम के नंबर सेम रखना है तो आपको कौन सी प्रोसेस चलानी है? माइटोसिस की प्रोसेस चलानी है। इतनी बातें क्लियर है। इसीलिए जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या चलना है? मियोसिस चलेगा। ठीक है, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। What we call it meiosis as a reductional division। क्यों? क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जा रहे हैं। कितने रिड्यूस होते हैं पता है आपको? ये रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है किसी पेरेंट के अंदर, जब उसके अंदर मियोसिस हुई तो यहां पे जो जितने भी सेल्स बनेंगे, जनरली मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। कैसे बनेंगे मैं भी बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, जितने भी सेल बनते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। मतलब अगर इसके पास 46 है तो इसके क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। हाफ कितने हो गए? 23।
सही बात है, ठीक है। कितने हो गए? 23 हो गए। इतनी बातें क्लियर है। तो आज हम लोग इस मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि माइटोसिस हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना जरूर से जाके, ठीक है। आ जाओ डिस्कस करते हैं माइटोसिस के बारे में। अब देखो माइटोसिस को मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला कि इसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम क्या होने वाले हैं? रिड्यूस होने वाले हैं। अब मियोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब आप बोलोगे सर माइटोसिस में तो दो पार्ट में डिवाइडेड था, कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, लेकिन नहीं, मियोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका नाम है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मतलब एक मियोसिस, एक सेल जब पूरे मियोसिस से गुजरता है ना, तो उसके अंदर जनरली 2 बार सेल साइकिल चलती है। कितना सेल साइकिल चलती है? कितने बार सेल डिवीजन होता है? 2 बार सेल डिवीजन होता है एक कंप्लीट मियोसिस करने के लिए। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जांपल यहां पे एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसको आगे चल के पूरा का पूरा मियोसिस करना है, और ये जो सेल है ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब क्या? कि इसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। तो अब सबसे पहला जब ये डिवीजन करेगा तो 2 सेल बना लेगा। सबसे पहला जब ये डिवीजन करेगा, एक सेल डिवाइड होगा 2 सेल में, तो यहां पे 2 सेल बना लेगा, एक यहां पे और एक यहां पे। अब देखो 2n है, तो मैंने क्या बोला? मियोसिस के अंदर क्या होने वाली है? रिडक्शन होने वाली है। इसका मतलब 2n किस में हो जाएगा? n और n में, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुई, इट इज द मियोसिस 1। ये क्या है? मियोसिस 1। इसको मैं M1 लिख दूं, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। मियोसिस 1 मतलब क्या है? कि जिसके अंदर एक्चुअली रिडक्शन हो रही है, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रही है? जिसके अंदर रिडक्शन हो रही है। अब ये मियोसिस 1 से आगे चल के वापस एक सेल साइकिल चलती है, जिसमें ये सेल वापस डिवाइड होगा 2 पार्ट में, और ये सेल वापस डिवाइड होगा 2 पार्ट में। अब आप मेरे को बताओ कि अगर ये n के अंदर मैं वापस रिडक्शन कर दूं, ठीक है, n के अंदर अगर मैं वापस रिडक्शन कर दूं, तो यहां पे गैमेट जो बनेंगे वो n/2 बन जाएंगे, ठीक है, n/2 बन जाएंगे। लेकिन हमारे गैमेट n/2 होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं यार, हमारे गैमेट क्या होते हैं? हमेशा n होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब हम लोग को जो सेकंड मियोसिस है, मतलब जो सेकंड स्टेप है, उसके अंदर कभी भी रिडक्शन नहीं करना है। रिडक्शन हमेशा कौन से स्टेप में करना है? फर्स्ट स्टेप में करना है। सो इसका मतलब यहां पे भी क्या हो जाएंगे? n, और ये वाले यहां पे भी क्या हो जाएंगे? n। तो हमेशा मियोसिस 2 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर ही एक्चुअल रिडक्शन होता है, ठीक है। मियोसिस 1 के अंदर ही एक्चुअल रिडक्शन होता है। एक और चीज होती है मियोसिस 1 के अंदर, जो जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर, वो मैं अभी आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। समझेंगे वो भी सारी चीजें एकदम अच्छे समझेंगे। जो मियोसिस 2 है वो एज इट इज सिमिलर है, ठीक है, वो एज इट इज सिमिलर है माइटोसिस के। तो मियोसिस 2 में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको माइटोसिस पढ़ाई हुई है, और माइटोसिस की ही तरह मियोसिस 2 है, पूरा का पूरा सिमिलर है। इसलिए मियोसिस 2 को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं, क्योंकि मियोसिस 2 के अंदर कभी भी सेल का जो क्रोमोसोम है उनका नंबर कम नहीं होगा। सो ये वाला जो सेल डिवीजन हुआ ये मियोसिस 1 था, और ये वाला जो सेल डिवीजन हुआ ये क्या है? मियोसिस 2। समझ में इतनी बात? तो मियोसिस आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला पार्ट में मिटा दूं, ठीक है, ये वाला पार्ट में मिटा दूं, क्योंकि मुझे और भी चीजें यहां पे मेंशन करनी है। सो तो मैं मिटा रहा हूं। ओके, ध्यान दो, मियोसिस आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्या बोला मैंने अभी? 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक है मियोसिस 1, ठीक है, एक है मियोसिस 2, ठीक है, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। इतनी बातें क्लियर है? अब ये मियोसिस 1 के अंदर एक डिवीजन हो रहा है, मतलब वही सेम चीज जो हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ी थी, कि सबसे पहले हम लोग को न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा, उसके बाद आगे चल के हम लोग साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियस को डिवीजन करना है। न्यूक्लियस के डिवीजन का नाम क्या पढ़ा था हम लोग ने? कार्योकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या? कार्योकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कार्योकाइनेसिस, फिर हम लोग क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अगर हम मियोसिस 1 की बात करूं तो मियोसिस 1 भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, घबराओ मत। मियोसिस 1 भी क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक है कार्योकाइनेसिस 1, ठीक है, कार्योकाइनेसिस 1, हमेशा 1 लगाना है आपको, और जब इसके अंदर जो कार्योकाइनेसिस चलेगी ना उसमें आपको कार्योकाइनेसिस 2 लगाना है, ठीक है। ये है कार्योकाइनेसिस 1 और ये हो जाएगी साइटोकाइनेसिस 1। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो मियोसिस 1 आगे चल के वापस 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से? कार्योकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। सिंपल सी बात है। और फिर वही चीज जो हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ी थी कि कार्योकाइनेसिस आगे चल के 4 स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से स्टेप्स है? सबसे पहला था प्रोफेस,
तो अब हम लोग कार्योकाइनेसिस 1 पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम लोग इसको नाम देंगे प्रोफेज 1। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको हम लोग? प्रोफेज 1। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आता था मेटाफेज 1। ठीक है, 1 लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये 1 ये शो करता है कि हम लोग मियोसिस 1 कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनाफेज 1। ठीक है, एनाफेज 1। और लास्ट है हमारा टीलोफेज 1। सेम है, सेम जो हम लोग ने पढ़ी थी। ठीक है, सेम हम लोग जो माइटोसिस में पढ़ा था वही सारी चीजें हैं, बट इसमें एक चीज डिफरेंट है। इसका जो प्रोफेस है ना, इसके प्रोफेस में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होगी जो हम लोग अभी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं, सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मियोसिस 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्योकाइनेसिस, और कार्योकाइनेसिस में सबसे पहला चीज क्या है? प्रोफेस 1। तो प्रोफेस 1 क्या है? देखो, प्रोफेस 1 जनरली अगर मैं बात करूं माइटोसिस में, तो माइटोसिस में क्या होता था कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी वो धीरे धीरे क्या होने लगती थी? डिसअपियर होने लगती थी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगती थी? डिसअपियर होने लगती थी। अब इसके अंदर भी ये सेम चीजें होंगी, लेकिन ये चीजें 5 स्टेप में डिवाइड हो जाती है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। तो इस 5 स्टेप्स में, इन 5 स्टेप्स में मुझे आपको एक चीज समझानी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? ध्यान दो, यहां पे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इट इज अ सेल। तो अब सेल के अंदर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स दिखने लग रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आ रहे थे ना, तो फॉर एग्जांपल इट इज अ सिस्टर क्रोमैटिड, इट इज अ सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, और यहां पे एक मैं दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड बना देता हूं येलो कलर से। ठीक है, यहां पे दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड बनाए तो येलो कलर से। अब रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ध्यान दो जरा, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का जनरल सा मतलब यही है। रिकॉम्बिनेशन को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। मतलब यहां पे दो, ठीक है, यहां पे दो अलग अलग क्रोमोसोम एक दूसरे से गले मिलते हैं। ऐसा याद रख लो, दो अलग अलग क्रोमोसोम क्या करते हैं? एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो, देखो, ये वाला जो आर्म है क्रोमोसोम का, ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा, और ये वाला आर्म क्या करेगा? इसके ऊपर क्रॉस करेगा। दिखेगा कैसा? मैं आपको बताता हूं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो, ये वाला जो एक आर्म था, ये एक आर्म तो कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो दूसरी आर्म है ये थोड़ा इसके ऊपर क्रॉस करेगा, और ये वाले आर्म इसके ऊपर क्रॉस करेगी। ये क्रॉस करने से होगा क्या? देखो, इसके जो कुछ जीन है, इसके जो कुछ जीन है वो इस वाले ब्लू वाले में ट्रांसफर हो जाएंगे, और ब्लू वाले के कुछ जीन हैं वो इस येलो वाले के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या? देखो, आप फॉर एग्जांपल अगर आप बॉय हो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप गर्ल हो, तो अगर आप गर्ल हो तो आप ये देखो कि जो आपकी सिस्टर है, अगर आपकी सिस्टर होगी तो क्या आपकी सिस्टर की शक्ल आपसे मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती। ऑल्दो आपकी सिस्टर के टाइम भी वही गैमेट आया था जो आपके टाइम आया। ठीक है, मदर से और फादर से, फिर भी क्या हो रही है? जितने भी ये है कैरेक्टर्स है वो आपकी सिस्टर से और आपकी अलग है। समझ में आ रही बात? ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, एक ही मतलब है, बस दो अलग अलग नाम है। समझ में आया क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जिसमें से क्या होंगे? ये जो कुछ गैमेट है ये अपने जीन्स उसको दे देंगे, और उसके कुछ जीन क्या कर लेंगे? खुद ले लेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर। सो प्रोफेज के अंदर ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, जिसके अंदर 5 स्टेज होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या ऑकर होता है? रिकॉम्बिनेशन। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना वो एज इट इज सेम है माइटोसिस के। कौन कौन सी चीजें? इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगता है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होने लगते हैं? कंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज की तरफ बढ़ो। तो मेटाफेज में क्या है? देखो, न्यूक्लियर में मैंने आपको पढ़ाया ना माइटोसिस के अंदर कि जो जो चीजें प्रोफेज में शुरू होती है वो कंप्लीट हो जाती है मेटाफेज के अंदर। तो मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम्स अच्छे से दिखने लगेंगे। साथ ही साथ ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे से क्रोमोसोम है, ये एक प्लेन पे क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सेंट्रियोल्स रहते हैं, उन सेंट्रियोल से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर पड़ता है इसमें, इसके ऊपर, और एक स्पिंडल फाइबर पड़ता है इसके ऊपर। सही है? ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं मेटाफेज के अंदर। सेम टू सेम है माइटोसिस की तरह। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो माइटोसिस वाली वीडियो रेफर कर लेना, मैं वापस वही चीज नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, पढ़ लेना आप लोग एक बार ध्यान से। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और इस चीज को एक बार पढ़ लेना। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एनाफेज की तरफ। अब एनाफेज में क्या होता है? देखो, माइटोसिस में एनाफेज में क्या हो रहा था कि जो दो क्रोमोसोम थे, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड थे, वो बीच में से फट जा रहे थे, स्प्लिट हो जा रहे थे, और आधे ऊपर चले जा रहे थे, आधे नीचे हो जा रहे थे। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, और यहाँ पे एक और क्रोमोसोम।
ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल थे और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, ठीक है, इसका कनेक्टेड है इससे, ठीक है, इसके अंदर जितने भी अपने स्पिंडल फाइबर थे, ठीक है, इसके जो भी स्पिंडल फाइबर है वो इससे कनेक्टेड है। अब माइटोसिस में क्या हो रहा था कि ये फट जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसमें ये होगा कि आधे क्रोमोसोम, ठीक है, आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम नीचे के साइड चले जाएंगे। समझ में आ रही है मतलब बात क्या बोल रहा हूं मैं? आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए और आधे क्रोमोसोम नीचे चले गए, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया, जिसमें क्या है, आधे आधे क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पे डिप्लॉइड क्या हो चुका है, हैप्लॉइड हो चुका है, और इसीलिए हम लोग इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव इन वन पोल, ठीक है, आधे क्रोमोसोम एक पोल में चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ बढ़ जाते हैं। इतनी सी चीज होती है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। जो एनाफेज इज द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। समझ में आई बात? और लास्ट हम लोग बात करेंगे अगर टेलोफेज के बारे में, तो टेलोफेज मैंने आपको ऑलरेडी माइटोसिस में पढ़ाया कि टेलोफेज इज एज अपोजिट, ये पूरा का पूरा अपोजिट फेज है प्रोफेज की तरफ। प्रोफेज में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी। उसके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था क्रोमोसोम का, तो इसके अंदर डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो यहां पे दो न्यूक्लियस बन जाएगा, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड, और इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। लेकिन आधे आधे क्रोमोसोम बढ़ गए, मतलब ये वाला भी क्या हो गया, हैप्लॉइड, और ये वाला भी क्या हो गया, हैप्लॉइड। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, यहां पे आपका कार्योकाइनेसिस खत्म हो जाता है। जैसे आपका कार्योकाइनेसिस खत्म हुआ, आपका सेल भागता है किसकी तरफ, साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, देखो अभी मेरे पास एक सेल था, इस एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पड़े हुए थे, ठीक है, ये मैंने कार्योकाइनेसिस से बांट दिए। अब ये दो न्यूक्लियस आगे चल के डिवाइड होने लगेंगे, तो एक आपका साइटोप्लाज्म, ये यहां से हिंज क्रिएट होगा, यहां से हिंज क्रिएट होगा, और ये बीच की तरफ क्या होने लगेगा, स्प्लिट होने लगेगा। ऐसे ऐसे स्प्लिट होगा, ऐसे स्प्लिट होगा, और आगे चल के क्या हो जाएंगे, दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऐसा पहले स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, और ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे दो न्यू सेल्स में। इन सेल्स को डॉटर सेल कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? इन सेल्स को क्या कहा जाता है, डॉटर सेल। अब जैसे ही आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, जैसे ही आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, आपका सेल एंटर करता है मियोसिस 2 के अंदर। ठीक है, आपका सेल एंटर किसमें करता है, मियोसिस 2 के अंदर। और जैसा कि आपके बुक पे भी लिखा हुआ है और मैंने भी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मियोसिस 2 is as same as mitosis। ठीक है, meiosis 2 is as same as mitosis। ठीक है, अगर आपको meiosis 2 अच्छे से पढ़ना है और भी अच्छे से पढ़ना है, then you can refer my lecture video नंबर 4। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा है तो उसको एक बार रेफर कर लेना वापस। ठीक है, और जिसको अच्छे समझ में आ गया था लेक्चर 4, उसको मियोसिस 2 भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम चीजें, बस आपको प्रोफेज की जगह प्रोफेज 2 लगाना है, मेटाफेज की जगह मेटाफेज 2 लगाना है, एनाफेज की जगह एनाफेज 2 लगाना है, यही बात है। ठीक है, कार्योकाइनेसिस 2 होगा, साइटोकाइनेसिस 2 होगा, बाकी एज इट इज सेम है मियोसिस माइटोसिस की तरह, मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह। और ये है इक्वेशनल डिवीजन। जैसे माइटोसिस भी इक्वेशनल डिवीजन था, तो ये भी क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब यहाँ पे भी क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होने वाले। इतनी बातें क्लियर है? तो आई होप आपको पूरा का पूरा मियोसिस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा लेसन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका सेकंड लेसन पूरा का पूरा क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो आपका थर्ड लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कीप स्टडिंग।